गुड मॉर्निंग। जीओसी के लिए जो टॉपिक हम आपको दे रहे हैं अभी, उसका नाम हो गया हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन हम आपको पढ़ा चुके। अभी एक छोटा सा वर्ड दे रहे, नाम हो गया हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल टर्म। डिफिनेशन अपनी जगह पर गौर करिए। हेट्रो वर्ड का मतलब हो गया डिफरेंट, मतलब नॉट इक्वल, और लाइटिक मतलब टू ब्रेक। तो यहां पर इस चीज को आप ऐसे देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स, वो किसी भी एलिमेंट के साथ मान लेते हैं जुड़ गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। इसी में एक एग्जाम्पल हम यहां ले लें, ये कार्बन मेटल के साथ जुड़ रहा, ये हो गया कोई भी मेटल, और ये हो गया कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ध्यान से देखते चले। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कह दें ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और सब लोग जानते हैं मेटल की प्रवृत्ति होती इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आपको पता होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट उन एलिमेंट्स को कहते जो बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर कस के खींचता। और याद होगा इसका लीस्ट फोन FON। इसका मतलब हो गया ये एलिमेंट कार्बन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन याद रखिएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग के कारण बन रहा। जैसे इसने बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींचा, इस पर चार्ज बन गया डेल्टा माइनस और इस पर चार्ज बन गया डेल्टा प्लस। दूसरी तरफ मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती, सरेंडर करने की होती। तो ये इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता, ये कार्बन की तुलना में कम इलेक्ट्रोनिगेटिव और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऑटोमेटिक है, इस जगह पर कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। खींचने के कारण C पर चार्ज बन गया डेल्टा माइनस, M पर चार्ज बन गया डेल्टा प्लस। ये दो एग्जाम्पल। अब आप ध्यान दें, अगर रिएक्शन में इन दोनों के बीच का बॉन्ड अगर टूटता है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड अगर टूटता है, तो याद करिए बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा नहीं हो पाया। मतलब जो ज्यादा निगेटिव हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा निगेटिव हो गया उसने बॉन्डेड पेयर को उतनी पावर से अपनी ओर आकर्षित किया, और बॉन्डेड पेयर को ज्यादा खींच लेने के कारण अब जो बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पर चार्ज प्लस और इस पर चार्ज माइनस। जब तक जुड़ा हुआ है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, जैसे ही बॉन्ड टूट गया ये चार्ज बन गया प्लस, ये बन गया माइनस। इस प्रकार के बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया को नाम देंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो जवाब मिला, व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोलाइटिक फ्यूजन? तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन इज ए बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस in which bonded pair of electrons are not equally distributed. मतलब it shifts towards more electronegative element. हिंदी में जब किसी भी दो एटम के बीच में बंधन का, बॉन्ड का निर्माण हो रहा और बॉन्डेड पेयर, बंधन युग्म ज्यादा निगेटिव एलिमेंट की तरफ, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक की तरफ अगर खींचा जाता, तो ऐसी परिस्थिति में बॉन्ड टूटने के बाद एक हिस्से पर माइनस और एक पर प्लस चार्ज बनेगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का बंटवारा इक्वल नहीं हो पाया, इसलिए इस प्रकार के बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया को हम लोग नाम देंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन।
अब आप इस जगह पर देखें, अगर इस पोर्शन को गौर करिएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और सी के लिए नाम हो गया कार्बन, पॉजिटिव के लिए हो गया केटायन, दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना कार्बोकेटायन, दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना कार्बोकेटायन। चूंकि ये रिएक्शन के बीच में बनता इसलिए इसे नाम देते रिएक्शन इंटरमीडिएट। पढ़ाए थे जीओसी के फर्स्ट क्लास में, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बन रहा नाम देंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, 3 बॉन्ड निर्माण, कार्बोकेटायन के बारे में अलग से विस्तार से देंगे, खाली यहां समझना है जब कार्बन ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह से जुड़कर अगर वो बॉन्ड टूटता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता तो कार्बन के लिए वर्ड लिया गया, पॉजिटिव के लिए केटायन, जोड़कर वर्ड बना कार्बोकेटायन। मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभी इतना समझना है, फिर कार्बोकेटायन पर अलग से एक क्लास। फिर आइए इस जगह पर कार्बन सी ज्यादा वो मेटल की तुलना में ज्यादा नेगेटिव, इसने बॉन्डेड पेयर को खींच लिया तो ऑटोमेटिक है इस पर कौन सा चार्ज बना माइनस, और निगेटिव आयन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एनायन, और दोनों को जोड़ दीजिए तो नाम बना कार्बन आयन, दोनों को जोड़ दीजिए तो नाम बना कार्बन आयन। तो कार्बन आयन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के बीच में पैदा लेता जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनता है। और इन दोनों ही चीजों का निर्माण कैसे होगा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के द्वारा होगा। तो आपने क्या सीखा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन बॉन्ड टूटने की वह प्रक्रिया है, बॉन्ड टूटने की वह प्रक्रिया है जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा नहीं होता, ज्यादा निगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता और उसके कारण चार्ज बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा। ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए एग्जाम्पल हुआ कार्बोकेटायन, एग्जाम्पल हुआ कार्बन आयन, एटीसी। आइए बॉन्ड टूटने जिसमें कंप्लीट कर्व से दिखाते हैं, मतलब जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक जगह से टूटकर दूसरे जगह जाता, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता, तो उसे हम लोग उस हिस्से के लिए हम लोग नाम देते, वो कहलाता हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता। जैसे इस पोजीशन को आप चेक करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर, मतलब ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लिया, इस x का इलेक्ट्रॉन भी लिया, इसलिए y पर चार्ज माइनस और x पर चार्ज प्लस। दूसरी तरफ अगर ये कर्व ऐसे आया, एरो आया, मतलब इस पर माइनस इस पर प्लस, ये बना। इसमें हम लोग कर्व एरो से दिखाते हैं। इस कर्व एरो का मतलब हो गया एक जगह का इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पूरी तरह से शिफ्ट करना, मतलब जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये ए का इलेक्ट्रॉन, ये बी का इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही हम यहाँ पर इस तरह से कर्व बनाते, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। मतलब अब दोनों, ये बी का तो रेड वाला इलेक्ट्रॉन खुद बी का था और उसने ए के ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, ऑटोमेटिक है इस पर चार्ज माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉन चूंकि छीन गया तो इस पर चार्ज प्लस। मतलब कर्व एरो का मतलब ही हो गया दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये हम रेजोनेंस में भी यूज करके आपको दिखाएंगे। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन उन केसेस में ज़्यादा होता जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर मिलता रेगुलरली। कार्बोकेटायन, कार्बन आयन वगैरह रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण होता। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन किन किन परिस्थितियों में होगी, तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया। जब पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन में हो,
एक्वस या अल्कोहलिक मीडियम वगैरह, उसमें चार्ज का निर्माण होगा। जनरली एक्वस मीडियम में हेट्रोलाइटिक फ्यूजन की संभावना अधिक होती, क्यों? रिएक्शन इंटरमीडिएट सॉल्वेशन के द्वारा, हाइड्रेशन के द्वारा अस्थायी होते हैं। उसके बाद एसिडिक बेसिक मीडियम भी जब भी हुआ तो उसमें इसकी संभावना अधिक होती। जब हम मेटल वगैरह यूज करेंगे, याद होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटल अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर लेता, तो यहाँ भी याद रखना है जब कभी भी हम मेटल वगैरह का यूज करेंगे तो उस हालत में भी आप देखेंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन की संभावना अधिक होती है। सॉल्यूशन फेज में ज्यादातर आपको हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, वेपर फेज में होमोलाइटिक की संभावना अधिक होती है। हेट्रोलाइटिक में रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका मॉडरेट होता, स्लो होता। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा आपका थर्ड क्लास कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में फिर नया टॉपिक आपको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।